हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग वो है चैप्टर नंबर 17, दैट इज एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी लॉज इन इंडिया। बराबर। चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन इसमें से अगर पूछ लिया तो ठीक है। चैप्टर भी बहुत छोटा है, लिमिटेड कंसेप्ट है इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बेसिकली जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी लॉज कि इंडिया में क्या है। क्योंकि देखो, इंडिया में वन ऑफ द बेसिक इश्यू इज, जैसे तो इंडिया में तो बहुत इश्यूज है, ऑब्वियसली हर कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, जैसे इंडिया में भी कुछ इश्यूज है। बट इंडिया में वन ऑफ द मेन इश्यू माना जाता है ब्राइब, करप्शन। बराबर। करप्शन जब तक रहेगा ना तब तक बोलते ना लोग अपनी पोजीशन का फायदा। देखो जनरली क्या होता है, करप्शन आया मतलब क्या हो रहा है कि पर्सन अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे रह के एडवांटेज लेगा, और जो बेचारा लोअर लेवल पे है उसकी तो बैंडी बजेगी। बराबर। तो इंडिया में करप्शन को स्टॉप करने के लिए काफी सारे लॉज, काफी सारे एक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए हैं। बराबर। तो वो सब क्या क्या, कौन से लॉज है, किसमें क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं, कौन से एंटी करप्शन लॉ, एंटी ब्राइबरी लॉज जो है किसको किसको कवर करते हैं, उसमें पेनल्टी के क्या प्रोविजंस है, तो वो सब चीजें हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं तो जैसे रेगुलेटरी एथिक्स, कि कोई भी आप एक्टिविटी करो तो आपके अंदर सबसे पहले एक एथिक्स होना चाहिए। नेवर थिंक्स दैट कि मैं इस चीज में फायदा उठा लूं, इसमें मैं गेन कर लूं, इसमें मैं एडवांटेज ले लूं। कभी भी इस इंटेंशन से आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। सो एथिकल प्रैक्टिसेस कैन बी वॉलंटरी और कंपल्सरी। अगेन कंपल्सरी प्रैक्टिसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। जैसे एक होता है सेमी कंपल्सरी, एक होता है क्वाजी स्टैट्यूटरी, और एक होता है स्टैट्यूटरी। देखो सब में फर्क क्या है। सेमी कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, कस्टमरी विच हैज बिकम रिचुअल, दैट इज अ फैमिली कस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कस्टम्स, रिलीजियस कस्टम्स। तो वो सेमी कंपल्सरी हो गया। सेमी कंपल्सरी का मतलब आप ये चीजें करो तो अच्छा है, नहीं किया तो भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं रिलीजन के हिसाब से वो गलत है, कहीं ना कहीं एक फैमिली कस्टम के हिसाब से वो गलत है। बराबर। जैसे लोग फास्टिंग करते, तो फास्टिंग करते तो ऐसा होता है कि जब तक फास्ट आपका खत्म नहीं होगा आप कुछ खा नहीं सकते। बराबर। खा लिया तो मैं ऐसा सोचता ना किसको पता चलने वाला है, मुझे पता है ना मैंने खाया, बाकी मैं थोड़ी जाके 10 लोगों को बताऊंगा कि मैंने फास्ट था फिर भी मैंने फास्ट तोड़ के बीच में खा लिया। ये किसको समझने वाला है। तो इससे सेमी कंपलसरी तुम लोग करो नहीं करो, मतलब इतना कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। बराबर। और ये एक रिलीजियस कस्टम है, आपको खुद को पता है आपने गलत किया है, बट इसकी कोई पनिशमेंट पेनल्टी यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती है। ठीक है। देन आता है कॉज स्टैट्यूटरी। So this would include rules, regulations, code of conduct, discipline rules, office orders, circulars, etc. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडिया में आप देखोगे ना तो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज ये सब एप्लीकेबल होते हैं। बराबर। तो ये सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये ऐसा है जो फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया ना तो इसके कंसिक्वेंसेस आते हैं। आप जैसे ऑफिस में जाते हो जॉब पे, तो उसमें देखो ऑफिस के भी कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो। कि जैसे सपोज मंडे से थर्सडे आपको कंपलसरी फॉर्मल्स पहनने हैं, फ्राइडे कैजुअल्स अलाउड, सैटरडे संडे छुट्टी। अब कभी मंडे क्या फॉर्मल्स में, सॉरी कैजुअल्स में चले जाओ तो देखो 10 लोग आपको सुनाएंगे, पहले तो आपका बॉस आके सुना देगा वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है हमको। अगर ये सब चीजें इतना नहीं देखा तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे, अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से कुछ भी पहन के आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो एटमोसफियर है वो खराब होता है। ठीक है। ऐसा लगेगा कि बॉस की कोई सुनता नहीं है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वो हो गया ना कि एक डिसओबे कर रहे हो आप किसी के ऑर्डर को, किसी के डिसीजन को, तो वो नहीं करना है, तो उसमें एक्शन हो सकता है। एंड स्टैट्यूटरी कॉमन लॉ विच अप्लाइज टू ऑल, ये स्टैट्यूटरी है, लॉ है जो सबको फॉलो करना है। जैसे आज मैं बोलूं कि जैसे फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है। ठीक है। एंटी करप्शन में जैसे अभी बहुत सारे लॉज है, लोकपाल आ गया। बराबर। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फिर बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सारे लॉ हम लोग को एप्लीकेबल है। आईपीसी हो गया, ये सब कुछ हम लोग को एप्लीकेबल है। बराबर। और ये एप्लीकेबल है इसका मतलब तुम लोग को इस चीज को फॉलो भी करना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं करोगे तो उसके जो प्रोविजंस है,
जहाँ पे लिखा है कि अगर ये पर्सन ये चीज को फॉलो नहीं करता है तो उसके कंसिक्वेंसेस वो ये झेल सकता है। देन रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। बराबर। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि स्पेशली लॉज इन इंडिया क्या है जो एंटी करप्शन से रिलेटेड या एंटी ब्राइबरी से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, देखो कितने लॉ आपको सिलेबस में ये चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, then Unlawful Activities Act 1967, then Foreign Corruption Practices Act 1977, then Prevention of Corruption Act 1988, Central Vigilance Commission Act 2003, and the last one is Lokpal and Lokayukta Act 2013. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि करप्शन के लिए, करप्शन को स्टॉप करने के लिए, ब्राइब जैसी एक्टिविटी को बंद करने के लिए इंडिया में बेसिकली 6 एक्ट है जो इस चीज के ऊपर डील करते हैं। पहला कौन सा है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, देन अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, देन फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट 1977, देन प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। बराबर। अभी देखो आपका सिलेबस जो ये पर्टिकुलर चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 17, इसके अंदर ये 6 एक्ट का ब्रीफ दिया है। बराबर। एक दो एक्ट थोड़ी डिटेल में भी दिए हैं, बस ये 6 चीज पढ़ लो और आईसीएसआई का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लो कि आईसीएसआई ने एंटी ब्राइब एंटी करप्शन के लिए क्या क्या चीजें बनाई है, ये पढ़ लिया। मतलब टोटल 7 चीज पढ़नी है, ये 6 एक्ट और आईसीएसआई का कोड, ये 7 चीज पढ़ लिया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। इतना ही है ये इसमें। बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वन बाय वन सारे एक्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो इसमें देखो क्या लिखा है। सीबीआई ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट which was set up in 1941 by the government of India. The preamble of the act provides that it is an act to make the provision for the constitution of the special police force in Delhi for the investigation of the certain offences in the union territories, for the superintendence and administration of the said force, and for the extension to the other areas of the power of the jurisdiction of the members of the said force in regard to the investigation of the said offences. यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दिल्ली की एक स्पेशल फोर्स को पावर दिया जाता है कि जहां पे भी बोलते ना कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, कोई ऑफेंसिव एक्ट होता है जो ये एक्ट के हिसाब से है गलत एक्ट है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का पावर वो स्पेशल फोर्स जो है ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जिसको बनाया गया है वो लोग ही उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बराबर। फिर चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या अदर कोई भी स्पेसिफाइड एरियाज हो, तो वहां पे उनका ही पावर है कि वो पर्टिकुलर फोर्स ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और कोई भी नॉर्मल लोकल पुलिस या कोई भी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए वो स्पेशल फोर्स ही काम करेगा। ठीक है। द फंक्शंस ऑफ द एसपीई then were to investigate the cases of bribery and the corruption in the transaction with the War and Supply Department of India during the World War II. बेसिकली यहाँ पे करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि करप्शन होता है, ब्राइब वाले केसेस होते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। Even after the end of the war, the need for the central government agency to investigate the cases of a bribery and corruption by the central government employees was felt. ओरिजिनली ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे जब एंड हुआ था वो टाइम के ऊपर से ये स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। The Delhi Special Police Establishment Act was therefore brought into the force in 1946. The CBI's powers to investigate case is derived from this act. CBI भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। बराबर। क्योंकि करप्शन का केस है तो CBI आ सकता है। As amended by the Central Vigilance Commission Act 2013, काफी सारी चीजें इसमें चेंज कर दी जो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में यहाँ पे नहीं थी तो वहां पे कवर कर दी। And this is an act to make the provision for the constitution of the special police force in Delhi for the investigation of the certain offences in the union territories, for the superintendence and the administration of the said force, and for the extension to the other powers and jurisdiction of the members of the said force in regard to
द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंसेस, जो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स ही इन्वेस्टिगेशन करेगा और कोई भी नॉर्मल ऑफिसर, नॉर्मल पुलिस फोर्स, लोकल पुलिस फोर्स, ये लोग का ये पर्टिकुलर केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो ब्राइब एक पूरा अलग है, ठीक है, तो उसके लिए काम भी अलग लोग करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, उसके लिए स्पेशल फोर्स होनी चाहिए क्योंकि उनको पता होगा कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि आप जब ब्राइब के केसेस में इन्वेस्टिगेट करते हो ना, तो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जो पर्सन के ऊपर, वो खुद आपको वापस ब्राइब देने की ट्राई करेगा कि मेरे अगेंस्ट फाइंडिंग नहीं मिला, ऐसा बता दो, मैं इतना पैसा दे दूंगा। तो ब्राइब के केस में भी आपको ब्राइब देंगे। और ये फोर्स को स्पेशलिस्ट के लिए बनाया गया है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग को तो ब्राइब नहीं लेना है, तुम लोग ने अगर इसमें ब्राइब लिया तो तुम लोग को तो छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली आप फोर्स में हो जो एंटी ब्राइब एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहा है और आप खुद ही ब्राइब ले रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके कंसेक्वेंसेस उनको तो बहुत भारी पड़ेंगे। चलो फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकेंड एक्ट आता है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967। सो इसमें देखते हैं, द एक्ट वाज एनेक्टेड टू मेक द प्रोविजन एज टू मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज। सो बेसिकली ये एक्ट किस चीज के लिए बनाया गया है कि इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन ग्रुप बना के कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना करे तो उसको स्टॉप करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 को इंट्रोड्यूस किया गया। सो सेक्शन 3 provides for the declaration by the central government to the effect that any association has become unlawful. However, the government is also required to specify the grounds on the basis of which it had declared such unlawful association. देखो कोई भी एसोसिएशन एक्टिविटी करता है तो उसको मैं अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है ऐसा कब बोलूं, तो जब वो लोग अनलॉफुल एक्टिविटी करेंगे तब, बट ऑब्वियस है। लेकिन इसमें तभी आएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, सबसे पहले तो वो चीज होनी चाहिए कि वो एक्ट के हिसाब से वो चीज जो ये लोग एसोसिएशन ने की वो गलत है, वो अनलॉफुल है, तो ही उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में मैं लेके आऊंगा। बराबर, मतलब जब गवर्नमेंट कोई एसोसिएशन को बोलेगा ना कि यू आर डूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो उनकी एक्टिविटी ये लॉ के हिसाब से सच में अनलॉफुल होनी चाहिए तो ही एक्शन हो सकता है। मतलब वैलिड ग्राउंड्स होना चाहिए, किसी के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हो, क्लेम कर रहे हो तो। बराबर, such declaration after its confirmation by the tribunal will remain in force for the period of the 2 years and the same can be cancelled by the central government within that period। 2 साल तक उन्होंने जैसे ही बोला कि योर एक्टिविटी इज अनलॉफुल एक्टिविटी, तो वो 2 साल तक ऐसा रह सकता है, तब तक जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा बाद में कंक्लूजन निकलेगा। The fund of every such declared unlawful association, if being used by the person under whose custody the such fund is there, then the central government can make an order prohibiting such person from using such fund। अब ये एसोसिएशन है तो फंड होगा, अगर ये कोई फंड को यूज कर रहा है, कोई पर्सन इसका कंट्रोल कर रहा है, जैसे समझो कोई अनलॉफुल एसोसिएशन है, मैं वो अनलॉफुल एसोसिएशन की फंडिंग को मैं हैंडल कर रहा हूँ, किसको देना है पैसा, कहां से पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट मुझे भी बोल सकता है कि भाई तू जो एसोसिएशन का फंड हैंडल कर रहा है ना वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक तू कुछ नहीं करेगा, 1 रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी एक्टिविटी के ऊपर स्टे लगा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं मुझे। However, if any person feels aggrieved under such order, then he can approach to the court within period of the 15 days। अगर मुझे लगा कुछ भी गलत है ही नहीं, हम लोग ने तो सब जेन्यून ही किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को फंसाने की ट्राई कर रहा है या गलत गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली उस चीज को कंप्लेन कर सकता हूँ। तो कंप्लेन कहाँ जाके करूंगा, तो कोर्ट में जाके कंप्लेन करूंगा, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, कि जो भी ये ऑर्डर पास किया गया है कि आप फंड इधर उधर नहीं कर सकते, 1 भी रुपया इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वो गलत है, फुक्कट में मेरे को अटकाया जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक्ट पर्सन को अपना राइट डिफेंड करने का भी चांस देता है। ठीक है, नेक्स्ट, association after being declared as unlawful under this act continues to be member thereof, takes a part in its meeting, makes a contribution of any kind for its purpose or otherwise acted in the manner as provided under the provision, then he should be held guilty under the act and the punishment can extend to life imprisonment and should not below 5 years imprisonment along with the fine।
एक बार अनलॉफुल एक्टिविटी बोल दी, मेरा एसोसिएशन है, मेरे एसोसिएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम लोग अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एक बार ऐसा अगर मुझे बोल दिया ना, तो फिर मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हूं, मैं फंड इधर उधर नहीं कर सकता हूं, मैं मीटिंग नहीं बुला सकता हूं, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता हूं, मतलब मेरा एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप गिल्टी में से नॉन गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते तब तक आप शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है। और अगर कुछ किया, इट मींस आप गवर्नमेंट के डिसीजन को ओवर पावर करने की ट्राई कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करके आप अपने हिसाब से एक्टिविटी करने की ट्राई कर रहे हो। तो अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा, इसका कंसिक्वेंसेस, पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शुड नॉट बिलो 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलोंग विद फाइन। कम से कम 5 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, पॉसिबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाए और फाइन भी आएगा, कंपलसरी है, इतनी पेनल्टी तो कम से कम आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसके अंदर? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर 1967 में। चलो और भी चीजें हैं। सो सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टेररिस्ट एक्ट as an act done with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, etc. of India by using various destructive substances provided under the provisions. The punishment for such act is the death penalty if the same results in the death of any person, and in any other case, the punishment can extend to life imprisonment and minimum 5 years of punishment is given. देखो आप लोग ये सोचते थे कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। जैसे समझो मैं टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड हूं, मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाता हूं, मैं कोई अटैक नहीं कराता हूं, मैं क्या करता हूं, फंड अरेंज करके देता हूं। मतलब टेररिस्ट को फंडिंग चाहिए तो फंडिंग रेस करने का काम, फंडिंग को अरेंज करने का काम मेरा है। फिर वो पैसा जमा करके मैं टेररिस्ट ग्रुप को वो हैंड ओवर करता हूं और उससे वो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी करवाते हैं। मैं दिखाने के लिए, जैसे देखो एक बेस्ट एग्जांपल अगर इसका दूं, अगर तुम लोग ने बेबी मूवी देखा रहेगा तो उसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो वो नेपाल जाता है, नेपाल में वहां पे एक टेररिस्ट है, ठीक है, तो वहां पे देखो उसमें वही चीज दिखा है कि दिखाने के लिए टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करता है वो, लेकिन बेसिकली उसका जो एक्टिविटी है वो टेररिस्ट के लिए फंड अरेंज करके देना और बाद में टेररिस्ट को वो फंड हैंड ओवर करना, सो दैट वो लोग अपनी रॉन्गफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। बराबर? तो मैं दिखाने के लिए टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस समझो कर रहा हूं, लेकिन मेन मेरा ऑपरेशन क्या है, इस तरीके से फंडिंग को अरेंज करके देना। तो मेरी एक्टिविटी क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी। तो अगर ऐसा कुछ मैंने किया तो डेथ पेनल्टी हो गई। अगर मेरी इस एक्टिविटी की वजह से कोई भी पर्सन की डेथ हुई तो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो मिनिमम 5 years तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन सेक्शन 26 to 34 deals with the issue relating to the court to order forfeiture of the proceeds of terrorism, issue of show cause notice before the forfeiture of the proceeds of terrorism, appeal order of forfeiture not to interfere with the other punishment, claims by the third party, powers of the designated authority, certain transfer to be null and void। एक बार तुम लोग को बोल दिया ना कि भाई तुम लोग टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली तुम लोग को बंद करनी पड़ेगी। बराबर? और टेररिज्म एक्टिविटी में जनरली क्या होता है कि आपको अपील के चांस नहीं मिलते, आप ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। बराबर? आप प्रोसीडिंग में इंटरफियर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टेररिज्म का धब्बा लगना इस बहुत बड़ी चीज। करेक्ट? फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, कंपनी टू ट्रांसफर शेयर्स टू द गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी आपकी हाथ से जा सकती है, वो प्रॉपर्टी जो आपने टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज की है। ठीक है, चलो उसके बाद दो एक्ट हम लोग ने पढ़ लिए, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, दैट इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977। बराबर? तो अब देखते हैं ये क्या है। सो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफसीपीए। बराबर? सो एफसीपीए इज टू मेक इट इलीगल for companies and their supervisors to influence foreign officials with any personal payment or rewards. The FCPA applies to any person who has a certain degree of connection to the US and engages in the foreign corrupt practices. The act applies to any act by US businesses, foreign corporations trading securities in the US,
American nationals, citizens, and resident acting in the furtherance of a foreign corrupt practice where or not they are physically present in the US. This is considered the nationality principle of the act. Any individual that are involved in those activities may face a prison time. बराबर देखो क्या लिखा है. FCPA is to make it illegal for the companies and their supervisor to influence foreign officials with any personal payment or rewards. बराबर. अगर कोई भी कंपनी या कोई भी सुपरवाइजर फॉरेन ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली यूएस, अगर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और कोई एडवांटेज लेने की ट्राई करते हैं तो उनके ऊपर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 लगाया जाता है. ठीक है. The FCPA enacted in the 1977 generally prohibits the payment of bribes to the foreign officials to assist in obtaining the or retaining the business. मतलब तुम लोग ने फॉरेन ऑफिसर्स को भी पैसा खिलाने का ट्राई किया. मतलब तुम लोग इंडिया में तो करप्शन कर रहे हो, तुम लोग इंडिया का नाम खराब कर रहे हो यूएस में भी जाके. बराबर. उधर के ऑफिसर्स के लोगों को तुम लोग फंडिंग वंडिंग या ब्राइब देने की ट्राई कर रहे हो. The FCPA can apply to prohibited conduct anywhere in the world and extend to publicly traded companies and their officers, directors, employees, stakeholders, and agents. Agents can include third party agents, consultant, distributor, joint venture partners and others. सब आ जाते हैं इसके अंदर. इट मीन्स तुम लोग को इंडिया में बैठ के कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन जब भी करते हो तो फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब देने का नहीं. ब्राइब अगर उनको दिया, उनको देने का ट्राई किया, उनको इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया विथ ब्राइब, तो तुम्हारे ऊपर फॉरेन करप्ट एक्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 के प्रोविजंस लगाए जाएंगे. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988. इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं इतना. सो पीसीए criminalize the acceptance of gratification other than the acceptance of the legal remunerations by the public servant which is paid by their employers in connection with the performance of their duties. जैसे समझो, अगर मैं कोई ऑफिसर हूं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं या कोई नॉर्मल जॉब भी मैं कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो मैं क्या करूंगा, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या लेगा, सैलरी. बराबर. सैलरी मुझे कौन देगा, एम्प्लॉयर. तो मेरा जो सैलरी है ना, वो मेरा लीगल अर्न किया हुआ पैसा है. इस पे तो मेरा हक बनता है, वो तो मैं ले भी सकता हूं. इसको लेने से मुझे कोई ना नहीं बोल सकता है कभी. लेकिन क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, और भी कोई मॉनिटरी एडवांटेज या काइंड में कोई एडवांटेज लेने का ट्राई किया अदर देन एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल रेम्यूनरेशन. लीगल रेम्यूनरेशन, लीगली जो चीज तुम लोग को मिलनी चाहिए सैलरी के नाम पे, काइंड में जो भी चीज लीगली मिलनी चाहिए, उसको छोड़ के तुम लोग और भी कोई एडिशनल चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो. पब्लिक सर्वेंट अगर कोई चीजों को एक्सेप्ट करता है, बराबर, तो उनके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से एक्शन होता है. जैसे समझो आरओसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके बोलता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो बोलता है पैसा 10,000 रुपया दो, काम हो जाएगा, 10,000 कैश हाथ में रखो, हो जाएगा काम. बराबर. मतलब वो क्या कर रहा है, वो सैलरी तो ले ही रहा है, सैलरी उसका लीगल सैलरी है, लीगल रेम्यूनरेशन है, प्लस उसको और भी जो परक्विजिट्स मिलते होंगे वो ले रहा है. लेकिन ये सब कुछ छोड़ के वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहा है, क्या, ब्राइब. और वो मेरे से पैसा ले रहा है और पैसा लेके वो मुझसे एडिशनली काम करके देगा. मतलब शायद देखो, इंसान पैसा कब देता है, जब या तो बोलते ना कुछ गलत काम करवाना होता है ना, तभी देता है. अगर जब लीगली आपको इज्जत से कुछ कराना है ना, तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं. लेकिन आप कुछ कांड करोगे ना, तो उसको छुपाना पड़ता है फिर, तब जाके लोग ये सब ब्राइब, करप्शन, ये सब चीजें करवाते हैं. बराबर. सो aiding and abetting the commission of bribery is also an offense. एड मतलब हेल्प करना, सपोर्ट करना, अबेट मतलब प्रोवोक करना. अगर कोई ऑफिसर ब्राइब नहीं ले रहा है, समझो मैंने किसी ऑफिसर को बोला मैं 10,000 देता हूं, मेरा काम करके दो, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ब्राइब लेके काम नहीं करता है, मैं ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा. तो दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफिसर था ना, जो मुझे पहचानता था, मैंने बोला क्या रे, कैसा है रे, इतना पैसा दे रहा हूँ इसको, फिर भी काम करने को तैयार नहीं है. अब वो ऑफिसर है ना, वो जो ब्राइब नहीं ले रहा था ना, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रे ले रे, बहुत पैसा आ गया है क्या तेरे पास, ले चुपचाप, कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलेगा, ये अपना ही बंदा है, किसी को नहीं बोलेगा, सो डोंट वरी. मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो,
किस चीज के लिए? करप्शन करने के लिए, ब्राइब लेने के लिए। तो जो पैसा खुद नहीं ले रहा है लेकिन सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा, हमेशा होगा। ठीक है। सो offense such that any person who bribes or attempts to bribe a public servant or acts as a middleman for such bribing may also be held liable। बराबर। देखो और भी लिखा है, such that person who bribes or attempt to bribe a public servant, ब्राइब दिया या अटेम्प्ट किया, देखो मतलब कौन कौन जाएगा। ब्राइब लेगा वो भी गया, मतलब एक्शन होगा उसके ऊपर। जो ब्राइब लेने में हेल्प कर रहा है वो भी होगा, ब्राइब लेने में सपोर्ट कर रहा है वो भी गया, ब्राइब लेने के लिए प्रोवोक कर रहा है वो भी गया। बराबर। ब्राइब दे रहा है तो वो तो पहले ही जा रहा है। बराबर। ब्राइब देने की मैंने अटेम्प्ट की, दिया नहीं है अभी तक, अटेम्प्ट किया तो भी मैं जाऊंगा। बराबर। ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। मिडलमैन, जिसके थ्रू मैं ब्राइब देता हूं। अभी जैसे इसका भी एक एग्जांपल मैं देता हूं। डिपार्टमेंट कौन सा है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज खुद मैंने भी की है। देखो गलत है तो वो गलत है, आई नो दैट, मतलब मैंने देखा है। ठीक है। कि जब ब्राइब लेते ना तो ऐसा डायरेक्टली वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके ब्राइब नहीं देते। जैसे मैंने मुंबई में एक चीज देखी है, एक डिपार्टमेंट में मैं गया था काम करने के लिए। तो वहां पे ब्राइब का सिस्टम मतलब कैसा, जब नया नया जाना चालू किया था तभी तो इतना पता नहीं था, फिर लोग पहचानने लगे, फिर धीरे धीरे चीजें पता चली। तो वहां पे ब्राइब कैसे देते हैं? समझो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आपको मुझे ब्राइब देना है ना, तो आप मेरे हाथ पैसा पैसा लेके नहीं आओगे सर ये लो, ऐसा तो मैं ऑफिशियली लेगा भी नहीं। मेरे ऑफिस में बैठ के तुम लोग ऐसा मेरे को पैसा दोगे, मैं कभी ना लूं। तो मैं क्या करूंगा पता है? एक चाय वाला है उसके बाजू में, उसके साथ सेटिंग। वो चाय वाले को मतलब मैं क्या करूंगा, तुम लोग मेरे पास आओगे, सर 50,000 का ब्राइब देना है, पैसा कहाँ पहुंचाऊं बताओ। बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है काम करो, इधर का चाय है ना बहुत अच्छा आता है, जाओ उधर, उधर खाली मेरा नाम दो। बराबर। मैं उसको फोन कर दूंगा, वो समझ जाएगा, वो हैंडल कर लेगा। बराबर। तुम लोग ने बोला ठीक है। अभी तुम लोग जब नए नए ब्राइब दे रहे हो 50,000 रुपया, सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि क्या चालू है भाई, चाय वाला किधर से आया बीच में। मैं चाय वाले को फोन करेगा, ऐसा ऐसा एक आदमी आएगा, उससे 50,000 ले लेना। बराबर। अभी चाय वाले तुम लोग गए चाय पीने, चाय वाले को पूछा, चाय वाला बोला हाँ मेरे को दे दो। तुम लोग ने बोला तेरे को, तू तो चाय वाला है। अरे भाई दे दो, बोला ना इधर दे दो। बराबर। 50,000 उधर। बराबर। अब 50,000 उधर दिया। करेक्ट। मैं शाम को जब ऑफिस से निकलूंगा ना, तो पहले मैं चाय पीने जाऊंगा। डे का जो कलेक्शन है वो उठाऊंगा उधर से घर पे। उसमें 1,000 2,000 5,000 चाय वाले को भी दे दिया। वो भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। चाय वाला कौन है? मिडल मैन है। क्लाइंट पर्सन ब्राइब दे रहा है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर ब्राइब ले रहा हूं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, हम लोग किसी मिडल मैन के थ्रू डील कर रहे हैं। बराबर। तो जो मिडल मैन होगा ना, वो भी क्या होता है? क्रिमिनल माना जाता है एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब मैंने तो जैसे देखो ना, मतलब ट्रेनिंग में और या जब काफी सारी चीजें जब हैंडल किए क्लाइंट के लिए, तो मतलब बहुत देखा है। जैसे और एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ब्राइब में लोग कैश तो देते ही है, काइंड भी मैंने देखा है कि काइंड भी देते हैं। रिंग ला के दिया। ठीक है। यहाँ तक मैंने आईपीएल की टिकट्स भी ब्राइब में देते हुए देखा है लोगों को, कि भाई में मुंबई इंडियंस का मैच है, तो 2 टिकट अरेंज कर दो मेरे और मेरी बीवी के लिए। बराबर। तो 2 टिकट वो अरेंज कर देगा। ऑन एन एवरेज एक टिकट 2,500-3,000 रुपए का आता है। 6,000 6-7 हजार का टिकट हो गया, बस हो गया। पैसा नहीं चाहिए, खाली टिकट, और टिकट वो चाय वाले के उधर रख के जाएगा। टिकट जाते हुए मैं कलेक्ट कर लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टिकट के थ्रू भी ब्राइब किया गया है। सो तरीके बहुत है, लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं फॉर द ब्राइब। जो मैंने चीजें देखी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अभी आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ ब्राइबरी ऑफेंसेस। सो देखो, द पीसीए is primarily directed at the public servants, which is broadly defined to include any person who is in the service or the pay of the government, local authority, government corporation। देखो इसमें पब्लिक सर्वेंट में बोलता हूं ना कि पब्लिक सर्वेंट फंसता है इसमें। तो पब्लिक सर्वेंट मतलब कौन, किसको बोलने का पब्लिक सर्वेंट? तो ये जो भी पॉइंट्स है ये सब पब्लिक सर्वेंट के ऊपर है। तो कौन कौन है देखो, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है सर्विस
चार्जेस ले रहा है, सैलरी ले रहा है, लोकल अथॉरिटी में काम कर रहा है या कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट में कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बैक ऑफिस वर्क या कोई भी कोर्ट के कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन के कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी हो, बराबर। अपॉइंटेड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, कोई ऐसा ऑफिसर जिसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है कि भाई तू यहाँ पे ये चीजें पब्लिक लिए हैंडल करेगा, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। एन ऑफिस बेरर ऑफ गवर्नमेंट एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें चेयरपर्सन या सेक्रेटरी, जिसको हम लोग ऑफिस बेरर बोलते हैं, जो टॉप लेवल होता है, जैसे कंपनी में टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में टॉप लेवल ऑफिस बेरर बोलते हैं उसको। तो अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उसमें जो ऑफिस बेरर है वो भी पब्लिक सर्वेंट में डेफिनेशन में आते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन, ये लोग भी आ गए। मेंबर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंडस्ट्री में, तो ये लोग भी आ गए। ये सब लोग कौन सी कैटेगरी में है? सबके सब पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन ही इसके लिए जानबूझ के एकदम ब्रॉड बनाया गया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कवर किया जा सके, बराबर, सो दैट एक्ट बहुत इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी यहां से कुछ सेक्शंस हम लोग देखेंगे जो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दिए हैं तुम्हारे सिलेबस के अंदर भी, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 डील्स विद, देखो, any public servant who obtains or accept or attempt to obtain from any person an undue advantage with the intention to perform or cause perform of a public duty improperly, मतलब क्या कर रहे हो आप? कोई चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो कोई पर्सन से, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, बराबर, कोई गलत चीजें करने के लिए, मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो नहीं, कुछ इम्प्रॉपर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए और डिसऑनेस्ट तरीके से काम करने के लिए, बराबर। सो लिखा है ना, और डिसऑनेस्टली और टू फॉरबियर और कॉज फॉरबियरेंस टू परफॉर्म सच ड्यूटी ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय अनदर पब्लिक सर्वेंट, खुद ने पैसा लेके गलत काम किया या खुद ने पैसा लेके किसी से गलत काम करवाया, बराबर। obtains or accept or attempt to obtain an undue advantage from any person as a reward for the improper or dishonest performance, कोई चीज किसी ने गलत काम करके दी तो मैंने किसी से पैसा लिया और उसको रिवॉर्ड दिया कि वाह तूने ये काम करके दिया, मजा आ गया, ऐसे ही गलत गलत काम करते रहना आगे भी। देखो, पहले और दूसरे में बहुत डिफरेंस है। पहले में आप गलत काम करवाने के लिए ब्राइब दे रहे हो और दूसरे में गलत काम किया तो उसको प्रमोट करने के लिए रिवॉर्ड के नाम पे आप उसको पैसा दे रहे हो, बराबर। तो आप ऑब्वियसली इस तरीके से मोटिवेट करोगे यार तो वो गलत ही हुआ, बराबर। और परफॉर्म्स और इंड्यूसेस अनदर पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली, मतलब किसी को बुला रहे, जैसे वो एग्जांपल दिया था ना मैंने कि ये ब्राइब नहीं ले रहा है तो दूसरा ऑफिसर आके बोलता रहे ले रे पागल, कुछ नहीं होता है, सब लोग लेते हैं इधर, तो किसी को प्रोवोक किया, किसी को इन्फ्लुएंस किया ब्राइब लेने के लिए, तो भी, मतलब आप पब्लिक सर्वेंट हो और आपने इस तीन में से कुछ भी किया, या खुद ब्राइब लेके गलत काम किया या किसी ने गलत काम किया तो पैसा लेके उसको दिया ताकि वो प्रमोट है, आई मीन प्रमोट हो, मोटिवेट रहे कि भाई गलत काम करना है ताकि पैसा मिले। और तीसरा क्या लिखा है कि कोई, बोलते ना, पर्सन गलत काम नहीं कर रहा था तो उसको इन्फ्लुएंस किया कि कर, कुछ नहीं होता है, प्रोवोक किया गलत काम करने के लिए, बराबर। तो वो तीन में से अगर कुछ भी हरकतें अगर आपने की, कोई भी एक, तो पनिशमेंट देखो, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, बराबर। तो इतना पेनल्टी आएगा, कितना? 3 साल, जो एक्सटेंड हो सकता है 7 साल, और फाइन भी लगेगा, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन 8 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988। सो देखो, सेक्शन 8, any person who gives or promise to give an undue advantage to another person with the intention to induce a public servant to perform improperly a duty, किसी को प्रॉमिस किया कि भाई टेंशन मत ले,
मैं तेरे लिए गलत काम करेगा, मेरी पब्लिक ड्यूटी गई भाड़ में, तू पैसा दे, तेरे लिए सब गलत कर दूंगा मैं। टू रिवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट, किसी को ऐसा बोला मैं गलत काम करवा दूंगा, टेंशन मत ले, लेकिन जिसने गलत काम किया ना उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन और बोथ, ये कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। देन सेक्शन 9 of the Prevention of the Corruption Act 1988. So, Section 9(1), where an offence under this act has been committed by a commercial organization shall be punishable with fine if any person associated with such commercial organization gives or promise to give any undue advantage to the public servant. देखो अब तक जो भी एक्टिविटी हो रहा था वो पर्सन इंडिविजुअल कर रहा था, मतलब पब्लिक सर्वेंट कर रहा था। सेक्शन 7 देखा तो वो पब्लिक सर्वेंट के लिए था, 8 देखा तो वो पब्लिक सर्वेंट के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सेक्शन 9 में, जो पर्सन गलत काम कर रहा है, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो पर्सन गलत काम करवा रहा है ना, ठीक है, वो भी उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, देखो, टू ऑब्टेन और रिटेन अ बिजनेस फॉर सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सर्वेंट को पैसा खिला के अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कुछ करवा रहा है। टू ऑब्टेन और रिटेन एडवांटेज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कोई अपर हैंड रखने के लिए कोई गलत काम करवा रहा है, तो अगर ऐसी कोई चीजें कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा, प्रोवाइडेड दैट it shall be a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedure in compliance of such guidelines as may be prescribed to prevent person associated with it from undertaking such conduct। बराबर। तो सेक्शन 7 जो था वो पब्लिक सर्वेंट के लिए था, 8 जो था वो पब्लिक सर्वेंट के लिए था, 9 जो था जो जनरली ब्राइब देते हैं ना उससे रिलेटेड है, बराबर, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ब्राइब देते हैं उनके लिए होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कब से मैंने बोला कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो देखो, व्हाट इज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट मींस a body which is incorporated in India and which carries on the business whether in India or outside India, या तो any other body which is incorporated outside India and in which carries on a business or a part of a business in any part of India, मतलब इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, बराबर, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इनकॉर्पोरेटेड आप इंडिया में हो, तो आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप कोई आउटसाइड इंडिया कोई और कंट्री के अंदर रजिस्टर हो लेकिन आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया भी है। अ पार्टनरशिप फर्म और एनी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म इन इंडिया एंड विच कैरीज ऑन अ बिजनेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एनी अदर पार्टनरशिप or association of person which is formed outside India and which carries on the business or part of business in India। तो देखो, कोई भी बॉडी जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में रजिस्टर है। दूसरा, कोई भी बॉडी जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है लेकिन फॉरेन में रजिस्टर है, ठीक है। तीसरा, कोई भी पार्टनरशिप जो इंडिया में रजिस्टर है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है और फॉरेन में बिजनेस हो सकता है, सब में फॉरेन बिजनेस तो हो ही सकता है। और चौथा, कि कोई पार्टनरशिप फर्म आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया भी है, आउटसाइड तो है ही, इंडिया भी है। तो ये सबको मैं क्या बोलूंगा, मतलब चार में से कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो वो क्या है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, उसको मैं बोलूंगा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सेक्शन 10। सो where an offence under section 9 is committed by the commercial organization and such offence is proved in the court to have been committed with the consent or convince of any director, manager, secretary or other officer shall be of the commercial organization। देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये, मैं ऐसा बोलूं कि ये कंपनी है या तो पार्टनरशिप फर्म है, सो इट्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो तो खुद कभी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता ना, वो करेगा कैसे, थ्रू एनी पर्सन, बराबर, थ्रू केएमपी, थ्रू टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली उसमें कौन आता है, डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, ये लोग सब लोग आते हैं, बराबर। सो ये सबके ऊपर भी एक्शन होगा। सो देखो क्या लिखा है, सच डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर shall be guilty of an offense and shall be liable to proceed against and shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years। कम से कम कितना, 3 साल, कितना एक्सटेंड हो सकता है, 7 साल,
बराबर, और फाइन लगेगा वो अलग, बराबर। तो ये सब लोग भी इन्वॉल्व है। अभी डायरेक्टर मतलब देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म। अभी मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मैं बोलूंगा मैं तो पार्टनर हूं, मैं तो डायरेक्टर है ही नहीं, तो मेरे पे एक्शन नहीं होएगा। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर से आप पार्टनरशिप बोलते हो तो वर्ड ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कंपनी बोला तो डायरेक्टर ही समझने का, फॉर्म बोला तो डायरेक्टर नहीं होता, फिर उधर पार्टनर होता है। तो फिर इस लूप होल का फायदा कोई नहीं उठाएगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि भाई इधर डायरेक्टर कंपनी है तो ही डायरेक्टर, पार्टनरशिप है तो आप पार्टनर ही समझो उसको, भले डायरेक्टर लिखा है, समझने का पार्टनर। Next, Section 12 of the Prevention of Corruption Act 1988. So, whoever abates any offence punishable under this act, whether or not that offence is committed in consequence of that abatement, shall be punishable with imprisonment for a term. किसी को प्रोवोक किया, ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली ऐसा कुछ करते हो, अबेट करते हो, किसी को बोलते ना, थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, भाई गलत काम कर, कुछ नहीं होता है, देख मैं इतने साल से ले रहा हूँ, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं, तेरे को भी कुछ नहीं होएगा, बराबर, और लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तू इधर जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा सब उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाया। तो जिसने भी पट्टी पढ़ाया कितना, 3 years एंड एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो फाइन। ठीक है, पट्टी पढ़ाने पे भी तुम लोग जेल जा सकते हो। ठीक है,